Hello everyone, my name is Vivek Sharma and in this video we will be discussing about four major articles. पहले आर्टिकल में हम महद सत्याग्रह के बारे में डिस्कस करेंगे, सेकंड आर्टिकल इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट के बारे में है, थर्ड आर्टिकल वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में है एंड फोर्थ आर्टिकल आपका म्यांमार बॉर्डर के बारे में। आइए एक एक करके इन आर्टिकल को समझ लेते हैं। पहले आर्टिकल में महद सत्याग्रह के 100 साल कंप्लीट होने पे ये कहा गया कि महद सत्याग्रह बहुत इंपॉर्टेंट और क्रुशियल था। जैसे अगर आप दांडी यात्रा की बात करें तो दांडी यात्रा कहीं ना कहीं इकोनॉमिक फ्रीडम के बारे में बात करता है, पॉलिटिकल फ्रीडम के बारे में बात करता है। बट महद सत्याग्रह इंटर जो कास्ट जो आपकी डिस्पैरिटी इंडिया में देखने को मिलती थी उस डिस्पैरिटी को खत्म करने की बात करता है। तो यहां पे ह्यूमन डिग्निटी को प्रमोट करने की बात की गई थी, प्रॉमिस किया गया था एंड फ्रीडम फ्रॉम अनटचेबिलिटी के बारे में बात की गई थी। तो इसके 100 साल कंप्लीट हुए तो काफी इंपॉर्टेंट है। इसे कई बार आप चवदार ताले सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी शुरुआत कहां से हुई इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बोले रेजोल्यूशन आता है 1923 में बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जहां पे अनटचेबल्स के लिए पब्लिक वेल्स को, पब्लिक प्लेसेस को खोलने की बात की गई। अब इसके बाद महद म्युनिसिपालिटी में एक रेजोल्यूशन आता है जहां पे टैंक्स को ओपन कर दिया जाता है, वाटर टैंक्स को ओपन कर दिया जाता है सभी के लिए 1924 में। बट इसके ऊपर बहुत ज्यादा कुछ होता नहीं है। तो होता यह है कि बी आर अंबेडकर जी 1927 मार्च 20 को एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट स्टार्ट करते हैं, जहां पे ये कहते हैं कि दलित कम्युनिटीज को भी वाटर यहां पे मिलना चाहिए पब्लिक वेल से, रिजर्वायर से। और ये महद महाराष्ट्र में स्टार्ट हुआ था, इस वजह से इस सत्याग्रह का नाम महद सत्याग्रह के नाम से आप जानते हैं। अब हुआ ये कि जब प्रोटेस्ट में सब कुछ ये चल रहा था तो 25 दिसंबर को सेम ईयर 1927 में मनुस्मृति को जलाया गया कि भाई आप जो ये कास्ट सिस्टम आपका चल रहा है रिलीजियस बेसिस पे, इसको हम नहीं मानते, इसे खत्म किया जाए। अब इसके बाद लीगल बैटल चलती है और 1937 में बॉम्बे हाई कोर्ट कहता है कि भाई ये जो वाटर टैंक है ये पब्लिक प्रॉपर्टी है एंड दलित्स का भी इक्वल यहाँ पे राइट है। तो आगे चलकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बनता है आर्टिकल 15 आता है जो डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट बात करता है, साथ के साथ आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को खत्म करने की बात करता है एंड राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी के बारे में आर्टिकल 21 बात करता है जो कि इसी चीज से रिलेटेड है। अब कहा जाता है कि भाई कुछ चैलेंजेस आज भी एग्जिस्ट करते हैं, नो पीएन नो वाटर रियलिटी। तो कहते हैं अंबेडकर जी ने भी अपने जीवन के जो मतलब आप ये कह सकते हो बचपन था जो अंबेडकर जी का, तो उस समय उन्होंने भी ड्रिंकिंग वाटर के लिए बहुत प्रॉब्लम्स झेली थी। जब तक एक पीएन पानी उनको डाल के नहीं देता तब तक वो पानी नहीं पी सकते थे, क्योंकि अपर कास्ट का कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस था। तो वो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, एक्सक्लूजन एक कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आज भी एग्जिस्ट करता है इंडिया के अंदर। सोशल रेजिस्टेंस की बात की जाए तो यहां पर अपर कास्ट प्यूरिफिकेशन के ऊपर फोकस करता है। जैसे टैंक को लाइक आप कह सकते हैं कि दलित्स ने हाथ लगाया तो उसके बाद इन्होंने काउ डग से और यूरिन से इसको साफ किया एंड जस्ट आफ्टर इस सत्याग्रह के एंड इसके बाद ये एक चीज साफ होगी कि ह्यूमन डिग्निटी को ये ठेस पहुंचाने वाली बात थी कि दलित्स को एक पोल्यूशन के तौर पे दिखा गया एंड उनको यहाँ पे उनके द्वारा जो भी चीज छुई गई थी उसको साफ करने की बात हुई। देन लॉन्ग लीगल बैटल की भी बात करें तो 10 साल ये केस चला था एंड कहीं ना कहीं उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, अनटचेबल्स का भी इक्वल राइट है इस प्रॉपर्टी के ऊपर। अब बात आए इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रगल की, तो इंटरनल स्ट्रगल का आप एग्जांपल देख सकते हैं महद सत्याग्रह जो कि कास्टिज्म के अगेंस्ट था एंड दांडी मार्च को आप फॉरेन रूल्स के अगेंस्ट देख सकते हो, यानी पॉलिटिकल प्लस इकोनॉमिक आपकी स्ट्रगल थी ये अगेंस्ट फॉरेनर या ब्रिटिशर्स। अब इसकी अगर बात की जाए ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का एक फाउंडेशन रखता है जिसपे आगे चलकर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ये आर्टिकल 15, 17 एंड 21 हम देखते हैं। तो कहीं ना कहीं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की शुरुआत आपने यहीं से देखी थी। तो कहते हैं अभी भी कहीं ना कहीं हमें रियलिटी चेक की जरूरत है। रूरल एरिया में आज भी ऐसी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करते हैं जिनको एड्रेस करने की जरूरत है। मोर ओवर टेक्स्ट टू रियलिटी चेंज करने की जरूरत है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है वो लेटर इन स्पिरिट में अप्लाई होता है कि नहीं। एंड यहाँ पे यूनिवर्सल एक्सेस को हमें रीअफर्म रिकमिट करना पड़ेगा। तो पहले आर्टिकल में ये चीजें थी जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब हुआ ये है कि पंजाब के सीएम ने राजस्थान गवर्नमेंट को कहा कि आपको हमें 1,44,000 करोड़ आपको पे करना है। अब कहते क्यों पे करना है? कहते हमारे साथ आपका 1920 में एक रॉयल्टी एग्रीमेंट हुआ था एंड 1960 के बाद से आपने हमें पे नहीं किया। तो यहाँ पे जो सतलुज, ब्यास और रावी का पानी आपकी तरफ डाइवर्ट किया गया, इसकी अवज में हमें पैसा चाहिए। तो कहते वैसे अगर वाटर की बात की जाए तो एंट्री 17 स्टेट लिस्ट के अंदर ये आता है।
वाटर सप्लाई, इरिगेशन, कनाल सिस्टम सभी इसमें आ जाता है। सेंटर को भी पावर है यहाँ पे एंट्री 56 के अंडर, ये रेगुलेट और डेवलप करते हैं इंटरस्टेट रिवर्स को। एंड जो पार्लियामेंट आपकी लॉ बनाती है वो भी इसमें कहीं ना कहीं पब्लिक इंटरेस्ट के लिए वो भी इसके ऊपर वैलिड रहेगा। आर्टिकल 262 ये पावर देती है पार्लियामेंट को कि भाई इंटरस्टेट अगर वाटर डिस्प्यूट होते हैं तो बार कर सकते हैं वो जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की। एंड इन मैटर्स को सॉल्व करने के लिए पार्लियामेंट द्वारा ट्रिब्यूनल बनाया जाता है। मतलब आप ये कह सकते हो पार्लियामेंट द्वारा नहीं, इस एक्ट के अंडर, आर्टिकल के अंडर आपका ट्रिब्यूनल बनाया जाता है। तो इसके बाद इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट आता है जिसके अंदर आपके ट्रिब्यूनल्स टेम्परेरी बेसिस पे स्टैब्लिश किए जाते हैं। तो अगर बात की जाए तो यहाँ इनऑर्डिनेट डिले की बात की जाए तो ट्रिब्यूनल जो बनाए जाते हैं वो सालों साल का समय ले लेते हैं। अब जैसे एग्जांपल लीजिए, रावी ब्यास ट्रिब्यूनल है, 86 में बना था, अभी भी इसकी डिसीजन पेंडिंग है। अब जुडिशियल ओवरलैप की बात की जाए तो आर्टिकल 262 सुप्रीम कोर्ट को बार करता है, बट यहाँ पे स्टेट इसको बाईपास कर देते हैं स्पेशल लीव पिटीशन के थ्रू या ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो आर्टिकल 131 के अंडर आती है। तो पैरेलल लिटिगेशन यहाँ पे चलता रहता है, कोई डाटा यहाँ पे आपका होता नहीं है। ज्यादातर आपके हाइड्रोलॉजिकल डाटा कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, स्टेट के पास कुछ डिफरेंट डाटा रहता है और सेंटर उनको ठीक से वेरीफाई नहीं कर पाता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम रहती है। एंड इंप्लीमेंटेशन की बात की जाए तो यस, कोई यूनिफॉर्म इंप्लीमेंटेशन आपको देखने को नहीं मिलता, बिकॉज सतलुज यमुना जो लिंकिंग प्रोजेक्ट है वो आज तक भी पेंडिंग पड़ा है, तो उसको भी आप यहाँ पे कोट कर सकते हो। सिंगल परमानेंट ट्रिब्यूनल होना चाहिए, मल्टीपल ट्रिब्यूनल को आपको खत्म करना चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट एक एक्ट भी लेके आ रही थी, बट कहीं ना कहीं वो अभी तक पेंडिंग है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए मैंडेटरी फर्स्ट स्टेप क्या है, नेगोशिएशंस पे आओ, मीडिएशन पे आओ और इसे सेटल करने की कोशिश करो आउट ऑफ ट्रिब्यूनल, मतलब ट्रिब्यूनल में जाने की जरूरत ही ना पड़े। एंड यहाँ पर एक स्ट्रिक्ट डेडलाइन होनी चाहिए, 2 साल के अंदर आपको अपना डिसीजन देना होगा, एक्सटेंड कर सकते हो 1 साल के लिए। ट्रांसपेरेंसी के लिए यहाँ पर सेंट्रल एजेंसी को हाइड्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को मेंटेन करने की जरूरत है। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए यहाँ पे आपको विनर स्टेक ऑल नहीं, आपको इक्विटेबल यूटिलाइजेशन के ऊपर फोकस करना होगा। रिवर बेसिन अथॉरिटी को आप बना सकते हैं, रिवर बोर्ड और एक्ट आपका 1956 का इसके लिए आपको इंपावर भी करता है। एंड टेक्नोलॉजिकल अडॉप्टेशन के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए, जहां पर रियल टाइम सैटेलाइट मॉनिटरिंग फ्लो की हो सकती है एंड उसके डाटा को यूज किया जा सकता है इस तरह के डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए। ये चीजें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। आइए बात करते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की, जो कि मार्च 19 को रिलीज किया गया। अब वर्ल्ड की हैप्पीएस्ट कंट्री अगर बात करें तो फिनलैंड है। पिछले 9 सालों से ये कंट्री टॉप पे रही है। अब इसमें ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है वेलबींग रिसर्च सेंटर के द्वारा, जो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के अंदर आती है। इसमें गल्फ जो है ये भी आपकी पार्टनरशिप में है एंड यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क भी इसमें आपकी क्या कह सकते हो पार्टनरशिप में है। पर कैपिटा इनकम, सोशल सपोर्ट, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, जनरॉसिटी एंड परसेप्शन ऑफ करप्शन, ये कुछ मेजर पॉइंट है जहां पर इंडिया का 10 में से 4.6 आपका स्कोर रहा है। अगर बात की जाए यूथ हैप्पीनेस की डिक्लाइन देखने को मिला है, खासकर यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के अंदर बिलो 25 की एज में लोग ज़्यादा खुश नहीं हैं। सोशल मीडिया ट्रैप, जो 5 घंटे से ज़्यादा कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया है उसको यूज़ कर रहे हैं, तो उनको लाइफ से जो सेटिस्फेक्शन है वो कहीं कहीं ज़्यादा कम है, खासकर टीनेज गर्ल्स की बात कीजिए। एल्गोरिदम ड्रिवन जो आपके या इन्फ्लुएंसर जो हैं वो इन प्लेटफॉर्म को जो यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से कंपैरिजन है लोगों को अपनी लाइफ के साथ, उनका जो आपके इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके साथ, तो इस वजह से भी थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। फिनलैंड डोमिनेट कर रहा है, अभी भी रैंक 1 पे है। अगर कोस्टारिका की बात की जाए तो ये 4th रैंक पे है, काफी अच्छा इसने स्कोर किया। इंडिया की पोजीशन 116 रैंक पे रहा है, पहले 118 पे था, थोड़ा इंप्रूवमेंट है। बट सरप्राइजिंगली पाकिस्तान हमसे ज्यादा खुश है एंड नेपाल भी। तो बात की जाए मोस्ट अनहैप्पीएस्ट नेशन की, तो यहाँ पे अफगानिस्तान आ जाता है जो 147 रैंक पे रहा है। अब बात की जाए तो डिजिटल रेगुलेशन के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए, जहां पर माइनर्स का सोशल मीडिया यूज को आपको कहीं ना कहीं रिड्यूस करना चाहिए। मोर ओवर पॉलिसी शिफ्ट की एक जरूरत है, फोकस जीडीपी के ऊपर नहीं, लोगों की वेलबींग के ऊपर होना चाहिए एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल हैप्पीनेस को भी यहाँ पे आप फोकस कीजिए। अब बात करते हैं म्यांमार की। म्यांमार में अभी 7 बाहर के नेशनल हमने पकड़े, इसमें से 6 यूक्रेन के और 1 यूएस सिटीजन थे। ये म्यांमार से इंडिया में घुसे और आर्म्स को कैसे हैंडल करना है और ड्रोन्स को कैसे यूज करना है, इसके बारे में हमारे मिजोरम के अंदर ये लोगों को ट्रेन करने आए थे, इंसर्जेंट को ट्रेन करने आए थे। तो इंडिया म्यांमार का 1643 किलोमीटर का बॉर्डर है। ये चाइना के ट्राई पॉइंट से स्टार्ट होके बांग्लादेश के ट्राई पॉइंट तक जाता है। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, इन 4 स्टेट्स के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है, जहां पर असम राइफल जो है इसको हैंडल करती है। बट ऑपरेशनल जो
चीजें हैं वो होम मिनिस्ट्री देखती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों को देखती है। तो यहाँ पर एक रग टोपोग्राफी है, पटकई बूम, नागा हिल्स, मिजो हिल्स आपको देखने को मिलते हैं, डेंस फॉरेस्ट है, रिवर वैलीज है, जिसकी वजह से इस एरिया को पूरी तरह से गार्ड करना या सुपरवाइज करना अपने आप में एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो कहते हैं यहाँ पर कई सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं जो अक्सर पोरस बॉर्डर का फायदा उठा के म्यांमार में सेफ हेवन एंजॉय करते हैं। मोर ओवर नारकोटिक्स, जो गोल्डन ट्रायंगल है आपका, इस गोल्डन ट्रायंगल के थ्रू ड्रग ट्रैफिकिंग होती है एंड कहीं ना कहीं सिंथेसाइज ड्रग नॉर्थ ईस्ट में पहुंचता है। एंड 40,000 के करीब आपके रेफ्यूजी इंडिया में एंटर करे थे मिजोरम एंड मणिपुर में 2021 में, जब मिलिट्री कूप हुआ था आपके म्यांमार में। उसके बाद मोर ओवर 30 किलोमीटर का ही आपका बॉर्डर अभी तक कवर हुआ है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, इसकी ही फेंसिंग हुई है, बाकी फेंसिंग नहीं हुई है। जबकि गवर्नमेंट ने 31,000 करोड़ इस प्रोजेक्ट के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 2024 में ही एलोकेट कर दिए थे। वैसे हमने जो फ्री मूवमेंट रजीम है इसको 2018 के एग्रीमेंट को अभी खत्म कर दिया, जहां पर 16 किलोमीटर दोनों साइड आप जा सकते थे, बट अभी इसको बंद कर दिया। बट साउथ ईस्ट एशिया के लिए एक्सेस के लिए हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है म्यांमार। वैसे भी हमारा कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट जो आपका प्रोजेक्ट है वो भी यहाँ पे चल रहा है। एंड इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे की भी हमने एक सोच रखी हुई है। तो कहा जाता है कि भी देखो हमें यहाँ पर बैलेंस करना पड़ेगा सिक्योरिटी और किनशिप को, क्योंकि नागास, मिजो और कुकीज के कई सारे रिलेटिव्स और फैमिली वाले म्यांमार में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी हमें सोचना होगा। एंड यहाँ पे सर्वेलेंस के लिए हाइब्रिड सर्वेलेंस सिस्टम के ऊपर फोकस करना होगा, ड्रोन्स, बायोमेट्रिक्स, इनको यूज करके। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड करना पड़ेगा, जैसे बॉर्डर हट वगैरह, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो, आपके इकोनॉमिक ऑल्टरनेटिव डेवलप हो, जिससे इंसर्जेंसी जैसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सके। दीज आर द थिंग्स जो हमें डिस्कस करनी थी। आज के डिस्कशन में इतना ही। धन्यवाद।